हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरएल एंड आरसी सीरीज सर्किट कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसी थ्रू रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज। बेसिकली इस केस में हमारा तीनों कंपोनेंट है आर, एल एंड सी जो कि सीरीज में है। ठीक है, जो आप लोग यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे। ठीक, और बेसिकली जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि तभी ये वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो हो सकता है ये समझ में ना आए। ठीक है, तो एकदम सीक्वेंस से आपको पूरा वीडियो फॉलो करना है, तभी आप लोग पूरा अच्छे से एसी फंडामेंटल सीख पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये सर्किट आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आर, एल एंड सी सीरीज में है। अब इस केस में हमें चेक करना है कि पावर का जो वेवफॉर्म हम लोगों ने आर एल और आर सी का सर्किट में देखा था वो इस केस में क्या बनेगा। इम्पीडेंस ट्रायंगल में इसमें फाई एंगल जो है वो किस तरीके से बनने वाला है, क्योंकि तीनों चीजें हैं इसमें। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग किस तरीके से फेजर ड्रॉ करेंगे और इक्वेशन क्या क्या होने वाली है वो देखने वाले हैं, है ना। तो पहले इंडिविजुअल हम लोग इनका फेजर बना लेते हैं। जो भी हमारे पास आर, एल एंड सी बना हुआ है, जो कनेक्टेड है कंपोनेंट। ठीक है, पहले इनका इंडिविजुअल हम लोग क्या करेंगे, फेजर बना लेंगे। इसके बाद इनके सारे फेजर को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो करंट है ना, वो सब में सेम जा रहा है, तो मैं करंट को रेफरेंस मान लेता हूँ और पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, प्लस माइनस वी आर प्लस माइनस वी एल प्लस माइनस वी सी। ठीक है, अब हम फेजर ड्रॉ करते हैं। आई करंट, सी के केस में भी इस तरीके से हम लोगों ने देखो यहाँ पे करंट है ना, मैंने रेफरेंस लिया है तो करंट को मैंने सब जगह सेम डायरेक्शन में बना दिया। अब मैं जो वोल्टेज बनाऊंगा वो हम लोग जो भी कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग जानते हैं ना, रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, तो मैं वोल्टेज का भी जो फेजर होगा वो सेम फेज में होगा, यानी 0 डिग्री फेज शिफ्ट होता है दोनों के बीच में, तो वी आर सेम फेज पे आ गया। इंडक्टर के केस में क्या होगा, करंट जो होता है 90 डिग्री लैग करता है, तो मुझे वोल्टेज ऊपर की डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया वी एल। कैपेसिटर के केस में क्या होगा, करंट लीड करता है ना, तो वी सी बन गया, और इनके बीच में जो फेस एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, इंडक्टर के केस में क्या हो रहा है, करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है और कैपेसिटर के केस में 90 डिग्री लीड कर रहा है। देखो वोल्टेज पीछे है ना ये। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इनका एक कंबाइंड पहले फेजर बनाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फेजर बनाने के बाद हम लोग इसका इम्पीडेंस निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करूं, करंट मैंने ड्रॉ कर लिया, आई करंट का फेजर ड्रॉ किया, आई। ठीक है, ये तो कॉमन है ना सब में करंट। अब क्या करना है हम लोगों को, सिर्फ वोल्टेज को प्लेस करना है। देखो वी आर जो है वो सेम फेज पे था, तो वी आर हो गया, है ना। अब वी एल जो है 90 डिग्री लीड कर रहा है, देख रहे हो ये इंडक्टर के केस में, तो मैं इसे क्या करूंगा, 90 डिग्री लीड पे बना दूंगा, ये वी एल हो गया। और कैपेसिटर के केस में क्या होगा, वी सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 केस बनने वाले हैं, क्या क्या। अब मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। देखो ये मैंने
इस साइड सारे इसलिए बनाए क्योंकि मुझे ना लास्ट में ना रिजल्टेंट ड्रॉ करना है ना। आप यदि आप लोग चाहो तो यदि सिर्फ फेजर ही बनाना रहे तो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इधर आ जाएगा VL और यहाँ पे आ जाएगा VC, ठीक है। क्योंकि मुझे रिजल्टेंट ड्रॉ करना है ना, तो रिजल्टेंट क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में है तो रिजल्टेंट मुझे इस तरीके से बनाना पड़ेगा, इसका ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, वेक्टर का ट्रायंगल लॉ होता है ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ दूसरी जगह, इसके बाद आगे देखते हैं इसमें 3 केस क्या क्या होंगे। ओके, अब 3 केस देखने से पहले एक चीज समझो कि ये जो VL और जो VC है ना वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देखो VL ऊपर की डायरेक्शन में है और VC नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनका जब नेट वोल्टेज निकालोगे, ठीक है ना, मतलब VL माइनस VC या VC माइनस VL करोगे तो बेसिकली मुझे एक ही कंपोनेंट मिलेगा, मतलब जो इसका रिजल्टेंट होगा या नेट बोल सकते हो, इन दोनों का ओनली, ठीक है। इन दोनों का केस, मतलब VL और VC की कह रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो मुझे यदि रिजल्टेंट ड्रॉ करना है तो पहले इनका नेट वैल्यू निकालना पड़ेगा वोल्टेज का। जब तक मुझे नेट वैल्यू नहीं पता होगी इन दोनों की, तब तक मैं रिजल्टेंट ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। रिजल्टेंट या तो ऊपर बनेगा, ठीक है, या नीचे बनेगा। तो यहाँ पे क्या क्या केस हो सकते हैं वो हमको देखना है ना। तो वो देखो, सबसे पहले केस 1 में लिखता हूँ। केस 1 क्या हो सकता है कि ये मान लो कि यदि देखो मैं V इज इक्वल टू VL माइनस VC लिखता हूँ, ठीक है। अब सोचो कि यदि VL की वैल्यू VC के बराबर हो जाए तो इस केस में क्या होगा। इस केस में सोचो कि V दोनों बराबर है तो VL माइनस VL लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा नेट वैल्यू निकलने वाला था VL माइनस VC वो 0 आ रहा है ना। तो बेसिकली जो रिजल्टेंट होगा ना V, रिजल्टेंट जो होगा, या इसको ऐसे लिख लो, रिजल्टेंट को देखो ये दोनों चीजें एक ही हो गई। यदि मैं ये V लिख लिया ना मैंने यहाँ पे VT मान लो, चलो ठीक है, जो रिजल्टेंट है VT मान लिया, तो VT बेसिकली VR के बराबर हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये पहला केस हो गया, ठीक। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में मानो कि VL जो है VC से बड़ा है। जब VL VC से बड़ा होगा तो जो मैं नेट वैल्यू निकालने वाला हूँ VL माइनस VC की, VL माइनस VC, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं VL माइनस VC करूंगा, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये VL माइनस VC जब मैं कर रहा हूँ तो वैल्यू VL की ज्यादा है, तो मेरा जो टोटल बनने वाला है, जो V जो निकलेगा मेरे पास, वो बेसिकली जब मैं VL माइनस VC करूंगा तो कहीं ऊपर में बनेगा, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ। मान लो कि VL की वैल्यू मान लो 5 है और VC की वैल्यू 2 है, तो 5 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो 3 कहाँ आएगा, पॉजिटिव में ही तो आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। तो यहाँ पे कहीं पर आएगा ये वैल्यू, तो इसका मतलब ये है VL माइनस VC, ठीक है। ये कब होगा, ये तब होगा जब VL की वैल्यू VC से ज्यादा हो, ठीक है। उस केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा VT, ठीक। और इसको 5 मान लो। ये हमारा दूसरा केस हो गया। पहला केस में हम लोगों ने क्या देखा, पहला केस में देखा कि VL जो है VC के बराबर है, तो इस केस में V 0 हो गया। जब V 0 हो गया मतलब VL माइनस VC 0 हो गया, तो बेसिकली वो कहीं मतलब 0 पे होगा, मतलब यहाँ पे कहीं होगा। तो बेसिकली VT जो है VR के बराबर हो जाएगा, है ना। ये VT की जो वैल्यू है VR के बराबर हो गई। केस 2 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो VL जो है बड़ा है VC से। यदि VL की वैल्यू 5 है, VC की 2 है, यानी देखो VL ज्यादा है। तो जब VL ज्यादा है, जब माइनस करोगे तो प्लस में 3 आ रहा है, तो प्लस में 3 आ रहा है तो ऊपर की ओर बनेगा ना, ये जो नेट वैल्यू है जो VL माइनस VC की। तो नेट वैल्यू जो है ऊपर की ओर बनने की वजह से जो रिजल्टेंट होगा वो भी पॉजिटिव में ही बनेगा, है ना। तो जो
VT निकल के आएगा वो बेसिकली हमने पॉजिटिव में बना दिया। ठीक, अब हम देखते हैं केस 3 की। यदि केस 3 की बात करते हैं, इस केस में मान लो कि VC की वैल्यू ज़्यादा हो VL से। ठीक है, अब सोचो कि VC की वैल्यू 5 है और VL की वैल्यू 2 है। तो अब यदि ऐसा कर लो, या तो है ना, जो V है VC माइनस VL कर लो, है ना, तो 5 माइनस 2 3 आ रहा है। मैं ओनली वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो 3 है ना। तो देखो VC की वैल्यू ज़्यादा है, समझ गया ना। तो बेसिकली यहाँ पे यदि देखना चाहो उल्टा लिख लो। मैंने पहले क्या लिखा था, VL माइनस VC, है ना। तो VL कितना है 2 और VC कितना है 5, तो -3 आ रहा है। ठीक है, -3 आ रहा है, इसका मतलब जो मेरे पास फेजर बना था ना, ये VR था, है ना। तो यानी जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही थी वो मैं अब डायरेक्ट लिखता हूँ, VL माइनस VC। ठीक, ये बन गया VT, है ना। ये वाला केस कब आ रहा है, ये केस तब आएगा जब VC की वैल्यू ज़्यादा है VL से। ये ध्यान रखना, ये जो फेजर बन रहा है ना, ये वाला जो फेजर मैंने बनाया, ये उस केस में आएगा जब VC की वैल्यू VL से ज़्यादा है। जब VC की वैल्यू ज़्यादा है तो यानी VL माइनस VC यहाँ नीचे में बनेगा, इसलिए फेजर जो है रिजल्टेंट जो बनने वाला है VT, वो बेसिकली नीचे की ओर बनने वाला है ना। और जो फाई है वो हमारा ये फाई एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये 3 केस थे, समझ गए। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और समझाता हूँ कि चलो एक बार रिजल्टेंट हम लोग पहले निकाल लेते हैं इसका। ठीक, जो वैल्यू निकाली है हम लोगों ने, अब जैसे कि मान लो मैं इसको लेता हूँ, इस वाले फेजर को। ठीक है, मैं दोनों फेजर से निकाल सकता हूँ। जो रिजल्टेंट VT है उससे हम लोग निकाल सकते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखो VT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, यही होगा, है ना। और इस केस में मैं जान रहा हूँ बेसिकली ये जो वैल्यू है ना VL की, वो ज़्यादा है। ठीक है, अभी हम लोग बाद में देखेंगे इसका जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है वो कैसे बनेगा। अभी पहले एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ पर VR जो है वो क्या है IR, VL क्या है IXL और VC क्या है IXC। तो जब VT में इन वैल्यू को पुट करोगे ना, तो I हमारे पास बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और VT अपॉन I यानी V अपॉन I क्या होता है Z, यानी Z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने इम्पीडेंस यहाँ से करंट और वोल्टेज का जो फेजर था वहां से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ये Z यानी इम्पीडेंस। क्लियर हो रहा है, एक बार फिर से बताता हूँ, रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, RLC जो था सीरीज में, ठीक है ना, इनका पहले इंडिविजुअल हम लोगों ने क्या किया, फेजर बनाया। ठीक है ना, ओनली रेजिस्टेंस में क्या होता है, जीरो फेज शिफ्ट होता है ना वोल्टेज और करंट का, तो सेम फेज पे बन गया। इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट 90 डिग्री लैग करता है, तो देखो 90 डिग्री लैग कर रहा है, और कैपेसिटर में 90 डिग्री लीड करता है। इन तीनों को जब कंबाइन करोगे, बेसिकली अभी सिर्फ इनको यहाँ पे ड्रॉ किया है, इन तीनों को यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, अभी रिजल्टेंट ड्रॉ बनाया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने क्या देखा, 3 केस देखे। पहला केस क्या था कि जब VL और VC की जब वैल्यू बराबर थी, तो उस केस में
जो नेट वैल्यू थी वी एल माइनस वी सी की वो यहीं पे मिल रही थी, मतलब वो हमारा जीरो पे ही, मतलब समझो कि ये वैल्यू जीरो पे मिल रही है, यहाँ पे जीरो है तो जीरो पे ही मिल रही है ना। तो जो वी टी है बेसिकली वी आर के बराबर हो जाएगा, इसलिए वी टी इज इक्वल टू वी आर। केस 2 में हमने देखा कि वी एल की वैल्यू ज़्यादा है वी सी से, तो उस केस में जो हमारा नेट वैल्यू था वी एल माइनस वी सी का वो यहाँ पे बन रहा था पॉजिटिव में, तो रिजल्टेंट जो बना पॉजिटिव में, यानी ये वी टी बन गया, ठीक है ना। और मैंने इसी का लेकर के, या मतलब या ये वाला फेजर ले लो या कोई सा भी दोनों में से ले सकते हो, मैंने ये वाला लिया था। तो इससे हम लोगों ने फाइनली यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया था, इम्पीडेंस, ठीक है। ये मैंने यहाँ कॉपी किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो वी टी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो ना, यानी वी टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो ये देखो वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए। अब ये वैल्यू एक्चुअली में क्या थी, ये सीरीज में था ना, तो वी आर आई आर है ना, वी एल आई एक्स एल है, और वी सी क्या है, आई एक्स सी। आई सेम है ना क्योंकि सीरीज में था, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो ऊपर में। जब पुट करोगे तो यहाँ पे आई जो है तीनों में कॉमन था, तो आई बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना अंदर में, तो आई स्क्वायर का यहाँ पे आई स्क्वायर अंदर में कॉमन आ जाएगा, तो आई बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वी टी अपॉन आई बेसिकली क्या होता है, जेड, यानी इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई, आ गई आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये हमारे पास इम्पीडेंस का फॉर्मूला आ चुका है, ये हमने यहाँ तक अभी देखा था वोल्टेज और करंट का फेजर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस इम्पीडेंस के फॉर्मूले से डायरेक्टली फेजर बना सकते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं, बेसिकली जेड इज इक्वल टू क्या है, क्या निकला हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये निकला, ठीक है। तो अब हम लोग देखो इसको देख के हम लोग डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो देखो, जैसे हम लोगों ने वी वोल्टेज यानी वी आर वी एल वी सी को ड्रॉ किया था, वैसे ही आर तो हमारा यहाँ पे रहता है, बिल्कुल जानते हैं हम लोग ये चीज, ठीक है। ये आर हो गया, ठीक है। और एक्सएल कहाँ बनता है, एक्सएल बनता है ऊपर की ओर पॉजिटिव में, ये एक्सएल हो गया, और एक्सी बनता है नीचे, ये एक्सी हो गया, ठीक। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे ना, तो इम्पीडेंस यहाँ पर भी 3 केस हो सकते हैं, ठीक है। यानी देखो एक्सएल माइनस एक्सी लिखा तो है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है, इम्पीडेंस जो है डिपेंड कर रहा है एक्सएल और एक्सी की वैल्यू पर। तो यानी जो हमारे पास ये सर्किट है ना, इसको मैं यहाँ पर एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ये जो सर्किट हमने बनाया हुआ है, देखो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। तो देखो अब क्या होने वाला है, यहाँ पे भी 3 केस बनेंगे ना। तो वो पहला केस देखो, केस 1, सोचो कि ये जो वैल्यू है एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। पहला केस एक्सएल इफ, ये लिख देते हैं, इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी देन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, तो बचेगा क्या, आर। क्लियर हो रहा है, क्योंकि देखो एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, तो जब एक्सी की जगह भी एक्सएल रखोगे तो माइनस हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, यानी ओनली आर आ गया, जेड इज इक्वल टू आर। इसका मतलब ये जो सर्किट है ना, इस सर्किट में तीनों कंपोनेंट लगे तो हैं, लेकिन जब एक्सएल और एक्सी की वैल्यू यदि बराबर हो गई तो ये सर्किट एज अ रजिस्टिव सर्किट की तरह काम करेगा, ओनली आर, ठीक है ना। है इसमें तीनों, लेकिन जब वैल्यू यदि बराबर है एक्सएल और एक्सी की, तो बेसिकली ये सर्किट एज अ रजिस्टिव सर्किट की तरह काम करेगा, ओनली आर सर्किट, यहाँ पे आरएलसी सर्किट की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ चुका है, आर, ठीक है। तो ये केस 1 हो गया। केस 2 देखो,
केस 2 में क्या होगा, यदि यहाँ पे XL की वैल्यू XC से ज़्यादा हो जाए, जब XL की वैल्यू XC से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे यदि फेजर को देखोगे ना तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देगी कि XL की वैल्यू यदि XC से ज़्यादा है तो XL माइनस XC करोगे तो यहाँ ऊपर में कहीं बनेगा, ठीक है। XL माइनस XC यहाँ ऊपर में कहीं आएगा, कब, ये कब आएगा, ये तब आएगा जब XL की वैल्यू XC से ज़्यादा हो, ठीक है। तो जो मेरे पास इम्पीडेंस बनेगा वो Z यहाँ पे बन जाएगा और ये एंगल फाई हो जाएगा, ठीक है। ये केस समझ में आया। देखो 3 केस की बात करनी है हमको। पहला केस में तो ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो Z इजिकल टू R आ जाएगा, तो वो सेम जहाँ पे R है उसी फेस में Z भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो फाई बेसिकली वहाँ पे 0 हो जाएगा और कॉस फाई 1 हो जाएगा, है ना, यानी यूनिटी पावर फैक्टर। केस 1 के केस में यूनिटी पावर फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। केस 2 की यदि हम बात कर रहे हैं तो केस 2 में XL की वैल्यू ज़्यादा है। जब XL की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब Z जो है R स्क्वायर यानी XL माइनस XC, यानी XL का कंपोनेंट ऊपर आएगा, मतलब XL माइनस XC मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, XL माइनस XC, ठीक है। इसका मतलब ये है, देखो इधर तो हमारा कैसे काम कर रहा है Z एज अ R, है ना, लेकिन जब यहाँ पे केस 2 की बात कर रहे हैं तो XL माइनस XC हो रहा है और XL की वैल्यू ज़्यादा है, तो बेसिकली एज अ ये RL सर्किट की तरह काम करेगा, RC सर्किट की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। ये दूसरा केस हो गया। सिमिलरली यदि तीसरे केस की बात करेंगे तो XC उस केस में ज़्यादा होगा, तो XC ज़्यादा होगा तो XL माइनस या XL माइनस XC करोगे तो माइनस में बनेगा और फिर रिजल्टेंट हमारा यहाँ ड्रॉ हो जाएगा और फाई एंगल यहाँ होगा, ठीक है। तो इन 3 केस से हमको ये समझ में आया कि ये जो RLC सर्किट देख रहे हैं ना हम लोग सीरीज में जो लगा हुआ है, ये एट अ टाइम ओनली एक ही सर्किट की तरह बिहेव करने वाला है, या तो R की तरह या RL की तरह या RC की तरह। ये डिपेंड कर रहा है XL और XC की वैल्यू पर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की। मैं वेव फॉर्म और ये इन तरीकों से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यदि एग्जाम में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें किसी भी तरीके का यदि न्यूमेरिकल आता है ना, तो इन चीज़ों को सोच करके ना आराम से सारी इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हो, फेजर ड्रॉ कर सकते हो, वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। बहुत आसान लगेगा, लेकिन एक बार ये थ्योरी वाली चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं इतना डिटेल में सारी चीज़ बता रहा हूँ, नहीं तो फॉर्मूला भी काफ़ी है सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं देखो यहाँ पे यानी तीनों चीज़ हैं, लेकिन एक टाइम में ये एक ही तरीके से बिहेव करेगा, या तो R की तरह या RL की तरह या RC की तरह, और डिपेंड कर रहा है तीनों वैल्यू पे, है ना। तीसरा केस भी मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे में, केस 3, इफ XC इज ग्रेटर देन XL तो Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला रहेगा, बस खाली ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हमको यदि XC की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू जो आएगा ना वो XC का ही आएगा और यहाँ पे XL का आएगा, तो XL का कंपोनेंट ज़्यादा है केस 2 के केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव जो वैल्यू होगी वो XL की होगी और यहाँ पे XC की होगी, ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि बेसिकली RLC सर्किट में ये या तो R की तरह या RL की तरह या RC सर्किट की तरह, ये तीनों सर्किट की तरह काम कर सकता है, जो अभी तक हम लोगों ने एक एक करके देखा ना, दोनों का, R का, फिर RL का और RC का, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यही सर्किट तीनों की तरह काम कर जाएगा, R की तरह भी, RL की तरह भी और RC की तरह भी, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई। अब यहाँ पे यदि हम लोग पावर वेवफॉर्म की बात करें, मैंने यही बोला था ना कि पहले हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल निकालेंगे, ये हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल निकाल लिया और उससे पहले हम लोगों ने फेजर भी ड्रॉ किया था, वोल्टेज और करंट का, वो यहाँ पे ड्रॉ किया था और इसी से हम लोगों ने इम्पीडेंस की वैल्यू निकाली थी, ठीक है।
जब इम्पीडेंस की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बना लिया और इम्पीडेंस ट्रायंगल से ये रिलेशंस निकाल लिए केस 1, केस 2 और केस 3। ठीक है, इन केस 1, केस 2, केस 3 से हम लोगों को ये समझ में आया कि RLC सर्किट जो है या तो R की तरह या RL की तरह या RC सर्किट की तरह काम करेगा। वो डिपेंड करेगा क्या चीज़ पर, वो XL और XC की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। यदि XL की वैल्यू बराबर है, XL मतलब XL इज इक्वल टू XC है, तो उस केस में ये R की तरह काम करेगा ओनली। XL ग्रेटर है XC से है, तो उस समय ये RL की तरह काम करेगा। ठीक है ना, C है लेकिन काम करेगा ओनली RL की तरह। हम लोग रेजोनेंस में और भी डिटेल में देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ AC चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जो सीरीज AC सर्किट है उनको। ठीक है ना, रेजोनेंस हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोगों ने केस 3 भी देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग पावर वेवफॉर्म की यदि बात करें तो पावर वेवफॉर्म यदि R की तरह काम कर रहा है तो मुझे R वाला पावर का जो वेवफॉर्म था वो बनाना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस जो पावर का जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था वो। ठीक है, और RL की तरह यदि काम किया तो RL वाला जो वेवफॉर्म था वो बनेगा। ठीक है ना, और RC की तरह काम किया तो R और C वाला जो हमारा पावर का वेवफॉर्म था, देखो ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ना, ये इस तरीके से बनेगा। और जो इक्वेशन है वो बेसिकली पावर की, इंस्टेंटेनियस पावर की, वो ये आएगी। क्योंकि RC की तरह काम कर रहा है तो Vm Im डिवाइडेड बाई 2 cos phi माइनस Vm Im डिवाइडेड बाई 2 cos 2 ओमेगा t प्लस फाई, तो यहाँ पे प्लस फाई है और इंडक्टर के केस में माइनस फाई होता है ना, यही तो था। तो ये हमारा रिलेशन था जो कि इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। और एक चीज़ और है वो भी देख लो कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, V इज इक्वल टू बेसिकली हमारे पास क्या है, Vm साइन ओमेगा t, और I इज इक्वल टू आया Im साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाई। अब देखो मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना, क्योंकि यहाँ से यदि इंस्टेंटेनियस पावर निकालोगे तो V इंटू आई करना पड़ेगा ना। जब V इंटू आई करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे RLC सर्किट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो या तो एंगल प्लस में हो सकता है या माइनस में होगा। और यदि प्लस में होगा, ठीक है ना, यदि प्लस में हुआ, ठीक है, यदि प्लस साइन हुआ, यदि प्लस साइन है फाई का, फाई यदि प्लस है, समझ गए, ये देखो यहाँ पे यदि ओनली Im साइन ओमेगा टी, Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखते तो इसका मतलब ये सर्किट एज अ RC सर्किट है, यानी XL की वैल्यू जो है लेस है, या ऐसे लिख लो XC की वैल्यू XL से ज़्यादा है इस केस में। ठीक है, क्योंकि करंट जो है लीड कर जा रहा है, क्योंकि यदि प्लस फाई कर रहे हो ना ओमेगा टी प्लस फाई, तो ओमेगा टी प्लस फाई करने का मतलब यह है कि करंट लीड कर रहा है। नेगेटिव साइन शो करेगा बेसिकली, फाई जो है XC, क्या ऐसे लिख लो, XL ग्रेटर होगा XC से। इस केस में ये RC सर्किट की तरह, इस केस में RL सर्किट की तरह, ऐसे लिख लो। ठीक है, तो देखो प्लस फाई साइन इंडिकेट कर रहा है, जो फाई है वो पॉजिटिव होगा, है ना, इस केस में जो फाई है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे XC की वैल्यू ज़्यादा है, यानी RC सर्किट की तरह काम कर रहा है। यदि माइनस है तो लैग कर रहा है करंट, लैग करने का मतलब एज अ RL सर्किट की तरह काम कर रहा है। मतलब समझ गया ना, यहाँ पे मैं यदि I की वैल्यू निकालना चाहूँ तो I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो देखो जब प्लस फाई किया तो करंट लीड कर गया, माइनस फाई किया तो लैग कर गया। जब लैग किया तो एज अ RL सर्किट की तरह काम करेगा, लीड किया तो RC सर्किट की तरह। तो हमको यदि RC सर्किट बनाना है बेसिकली तो उसमें प्लस फाई लगाना होगा, है ना। तो इसका मतलब वेवफॉर्म जो हमने पिछले वीडियो में देखा था ना, उसी तरीके से वेवफॉर्म बनेगा इंस्टेंटेनियस पावर का और RL का भी, जो उससे पहले वाला वीडियो था, है ना। तो सेम होगा, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, बस ये समझना था कि RC कब होगा और RL कब होगा, और वो कब होगा वो डिपेंड करेगा XL की वैल्यू पे, जो मैंने ये 3 केस बता दिए। ठीक है, तो इससे हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और फाई तो निकाल ही लोगे, फाई का फॉर्मूला सबको पता ही है, पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया है। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम लोग लास्ट एक पॉइंट और देख लेते हैं, वो है समरी।
तो मैं यहाँ पे 4 कॉलम बना ले रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। एक और बना सकते हो इम्पीडेंस के लिए, मैं अभी दिखाता हूँ क्या। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ इम्पीडेंस, टाइप ऑफ इम्पीडेंस, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग या तो फेस एंगल लिख लो, है ना, या वैल्यू पहले लिख लो, वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, और उसके बाद लिख लो फेस एंगल फाई फॉर करंट, ठीक है ना। वोल्टेज का भी लिख सकते हो, एक ही बात है, उल्टा करना पड़ेगा फिर। और लास्ट में पावर फैक्टर, और एक और लिखना चाहो तो इम्पीडेंस का फेस एंगल भी लिख सकते हो, यानी एक्सएल और एफसी का भी रिलेशन बता सकते हो चाहो तो, ठीक है। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओनली यदि मेरे पास आर है, ठीक है, तो उस केस में जेड इज इक्वल टू बेसिकली आर आ रहा था, ठीक है ना, हमने देखा। और फेस एंगल बेसिकली क्या आएगा 0, और पावर फैक्टर क्या आएगा 1, यूनिटी पावर फैक्टर कॉस फाई, यानी फाई 0 है तो कॉस फाई कॉस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो पावर फैक्टर 1 हो गया, है ना। यदि हमारे पास ओनली इंडक्टर है, ठीक है ना, यानी एल सर्किट है, फॉर एल, ठीक है ना, यानी वहां पे जेड जो है वो क्या हो जाएगा ओमेगा एल या एक्सएल हो जाएगा, है ना। और जो फेस एंगल है वो 90 डिग्री लैग हो जाएगा। करंट में हम लोग जानते हैं ना, जो यदि इंडक्टर की बात कर रहे हैं, प्योर इंडक्टर की, उस केस में 90 डिग्री लैग करता है ना, तो इसलिए 90 डिग्री लैग। और कॉस फाई की वैल्यू जो है बेसिकली वहां पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, है ना। क्यों, देखो यदि मैं कॉस फाई की वैल्यू 0 होगी, मैं फाई की नहीं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना फाई, तो यहाँ पे 0 है ना। यदि फाई कॉस 90 करोगे तो 0 आ जाएगा। जब कॉस 90 करोगे तो साइन का फंक्शन आ रहा है, तो साइन का फंक्शन यानी साइन एक्सपोनेंशियल में हम लोगों ने देखा था ना, जो सबसे पहला वीडियो था जिसमें फेस रिलेशन मैंने बताया था, उस केस में देखोगे तो साइन का फंक्शन आ जाएगा, तो साइन 1 हो जा रहा है, यानी रिएक्टिव कंपोनेंट है यहाँ पे। तो रिएक्टिव कौन सा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है यहाँ पे, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल। तो बेसिकली वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये बेसिकली रिएक्टिव कंपोनेंट आ रहा है ना, और कुछ नहीं है बस यहाँ पे। इसलिए पावर फैक्टर क्या है 0 है, क्योंकि साइन का फंक्शन आ रहा है, रिएक्टिव फंक्शन है ओनली, ठीक है, मतलब रिएक्टिव कंपोनेंट आ रहा है, तो उसमें फाई की वैल्यू बेसिकली 90 है, तो कॉस फाई 0 हो जाएगा, सिंपल है और कुछ नहीं। फॉर सी सर्किट, यानी यदि ओनली कैपेसिटर है, उस केस में जेड इज इक्वल टू क्या हो रहा है एक्सी लिख लो, और एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा सी, और यहाँ पे क्या करता है 90 डिग्री लीड करता है, और इस केस में ही पावर फैक्टर 0 होता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें आरएल की, ठीक है, आरएल के केस में क्या होगा ओनली आरएल, है ना, ओनली आरएल के केस में जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो फाई बनेगा बेसिकली 0 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा, और वो भी क्या करेगा लैग करेगा। और पावर फैक्टर की बात करें वो 1 से लेस देन होगा और 0 से ज्यादा होगा, लेकिन लैगिंग पावर फैक्टर होगा, ठीक है। आरसी की यदि बात करें तो जेड इज इक्वल टू √ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर, या 1/v लिख सकते हो, ठीक है। इस केस में 0 से जो है फाई जो है बड़ा होगा और 90 से लेस होगा, लेकिन ये लीडिंग होगा, ठीक है ना, जो फेस एंगल है वो लीड कर रहा होगा, क्योंकि इस केस में आरसी के केस में क्या होगा करंट जो है बेसिकली लीड करता है ना, इसीलिए लीडिंग। और पावर फैक्टर क्या होगा, ये भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा ना, लेकिन ये लीडिंग होगा, है ना। और आर एल सी यदि सर्किट है हमारे पास, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में जो फेस एंगल है बेसिकली 0 से 90 डिग्री के बीच में लैग और लीड दोनों करेगा, मैंने बताया ना अभी, डिपेंड कर रहा है एक्सएल और एक्सी की वैल्यू पे ऑफ। और जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर भी जो है 0 से 90 डिग्री, 0 एंड ये लिख लो 0 एंड 90 डिग्री, सॉरी ये पावर फैक्टर है ना, 0 और बिटवीन 0 एंड 1, यानी यूनिटी लिख सकते हैं, 1 को यूनिटी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 0 और 1 के बीच में होगा, और ये भी क्या हो सकता है, लैग और लीड दोनों हो सकता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो RLC की यदि बात कर रहे हैं तो Z इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और फेस एंगल जो है फाई का, यानी करंट यदि हम देखना चाह रहे हैं तो सोचो कि यदि एक्सएल बराबर है एक्सी के तो 0 हो जाएगा ना, तो 0 डिग्री। यदि एक्सएल बड़ा है या एक्सी की वैल्यू 0 है तो ओनली 90 हो गया, या एक्सी ओनली बड़ा है मतलब ओनली एक्सी है तो बेसिकली वो 90, बस मतलब यहाँ पे दोनों कंपोनेंट है ना, तो 0 से 90 के बीच में बनेगा। ठीक है, और इस केस में भी ना लैग और लीड दोनों हो सकता है। ठीक है, यदि कंपोनेंट, यदि यहाँ पे जो रिएक्ट देख रहे हो एक्सएल माइनस एक्सी, यदि एक्सएल की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो उस केस में ये क्या होगा, लैगिंग फेस एंगल होगा, और यदि आरसी की तरह काम कर रहा है तो उस समय लीडिंग होगा। ठीक है, पावर फैक्टर तो समझ में आ ही गया होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, और वो भी लैग और लीड, क्योंकि यहाँ भी देख सकते हो ऊपर से भी कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ मैंने आर का कंपैरिजन किया, एल सी और आर एल और आर सी, और इन दोनों से हम लोग आर एल सी को भी कंपेयर कर सकते हैं आसानी से और समझ सकते हैं। और पीछे मैंने डेरिवेशन में भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, तो ये आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया, सीरीज सर्किट हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद भी यदि कोई डाउट रहता है तो सब मेरे को, कोई भी स्टूडेंट यदि कमेंट करेगा तो मैं इसका आंसर जरूर करूंगा, तो कमेंट करना, समझ में आए तब भी कमेंट करना, नहीं समझ में आए तब भी कमेंट करना। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, जो भी मेरे नोट्स वगैरह वो मैं उसमें प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेलल सर्किट डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।